लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। डेली हम आपसे मिल रहे हैं और इस खास पेशकश हम न्यूज इंडिया के लोग में आपसे तमाम ऐसे लोगों को मिलवा रहे हैं जो स्क्रीन के पीछे भी हैं और स्क्रीन के आगे भी हैं। यानी यही हमारी मुहिम है, आपको उन लोगों से मिलवाने की। फिलहाल आज हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रंजेश शाही हमारे साथ है। रंजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए और लोगों को आज कुछ खास बातें बताने के लिए। सबसे पहले रंजेश जी से जानना चाहेंगे, दरअसल वो गोरखपुर से हैं, तो गोरखपुर से ही आपसे जानना चाहेंगे। गोरखपुर होम टाउन आपका रहा है, वहां पर आप पले बड़े हैं, वहां पर उन गलियों में आप घूमे हैं, तो उन गलियों की याद आपको अब आती है तो क्या खास वो यादें हैं जो आपको याद दिलाती है गोरखपुर की? पूजा, मैं गोरखपुर के एक बढ़ौन कस्बे का रहने वाला हूँ। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है चौतीसा। मूलतः मेरी परवरिश वही मेरा होम टाउन भी है। शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं के एक स्कूल में हुई। उसके बाद 5th से बाद घर वालों ने मुझे गोरखपुर भेज दिया। वहाँ पे एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, काफ़ी फेमस है, और वहीं पे शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई 5th के बाद ऑनवर्ड्स हुई। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई। हॉस्टल लाइफ से जब मैं जुड़ा तो गांव के परिवेश से निकला हुआ एक शख्स को शहर के जीवन में ढलने में काफी दिन लग गए। क्योंकि मैं अपने साथ छोटे भाई, हमारे तमाम रिश्तेदार उस हॉस्टल में संजोग साथ है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को एडॉप्टिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हॉस्टल की लाइफ हम लोगों का क्या होता था, जैसे आप लोगों के मन में होता है कि हॉस्टल लाइफ ये होती, सब कुछ वैसे ही था। 4 बजे जगना था। उस समय हम लोग की क्लास लग जाया करती थी। जटाशंकर सर अब नहीं है, हम लोग के वार्डन हुआ करते थे। मार्कंडेय सिंह सर हम लोग के वार्डन के काफी सख्त मिजाज माने जाते थे। उस समय 4 बजे हम लोग की घंटी बज जाया करती थी, हम लोग को जगना था। तो उस समय भी तमाम शरारतें हुआ करती थी। अनुशासन के बीच भी हम लोग कुछ न कुछ उसका तोड़ निकाल लिया करते थे। यानी डिसिप्लिन के साथ मस्ती और शरारतें भी आपने की है। लेकिन हम सुनते हैं हॉस्टल लाइफ अगर अब की जाने बच्चों की, तो काफी ज्यादा बच्चे सोचते हैं कि हाँ हमें हॉस्टल लाइफ जीनी है। तो क्या उसमें और अब में अंतर है आपकी हॉस्टल लाइफ में? हम लोग का हॉस्टल लाइफ जो था, चूंकि हम लोग क्या कह सकते हैं कि 10-12 साल के हम लोग रहे होंगे, उस समय पहुंचे थे। गोरखपुर आना जाना लगा रहता। तो एक एमपी कॉलेज जब हम लोग गुजरते थे जिस बस स्टैंड से, तो वहां से एमपी कॉलेज दिखता था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या इसमें कभी एडमिशन हो सकता है। तो 5th के बाद एक बार मैं आया हुआ था, तो मेरे को लगा कि इसमें एडमिशन की कोशिश करनी चाहिए। पिताजी से मैंने बात की। पिताजी मेरे बाहर रहते थे कोलकाता में। तो मैंने उस समय, चूंकि इसमें इतना फास्ट मैसेजिंग की सुविधा नहीं हुआ करती थी, टेलीफोन भी बहुत कम लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। कुछ 2-4 गांव के बीच में एक लोगों के किसी के घर में हो, उसमें बड़ी चीज हुआ करती थी टेलीफोन होना। तो लेटर में कभी एक बार मैंने पिताजी को लेटर लिखा कि मैं गोरखपुर जाना चाहता हूँ। तो बोले कि इतनी छोटी सी एज में तुम गोरखपुर क्यों जाना चाहते हो? हमने कहा गांव में के परिवेश से बाहर अगर हमको कुछ सरवाइव करना है तो हमको थोड़ा सा बाहर निकलना ही होगा। पिताजी की मेरी उम्र को देख के हिचक रहे थे, लेकिन फाइनली मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि मुझे गोरखपुर भेज दिया जाए। मैं पहुंचा, चूंकि उसमें प्रिंसिपल साहब थे, हम लोग के रिश्तेदार ही थे, स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह कौशिक। तो उनके माध्यम से हम लोग एडमिशन के लिए पहुंचे। तो लगा कि एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अच्छा, आपकी जान पहचान के थे? जी, मेरे रिश्तेदार थे। मुझे लगा कि आसानी से एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पे जाने की मेरी सारी आशंकाएं, वहां पे जो भी मैंने सोचा था उसका जस्ट उल्टा हुआ। मेरे को एडमिशन प्रोसेस से गुजरना अपना, और जो सामान्य लोगों का एडमिशन टेस्ट उससे मेरे से ज्यादा पूछा गया, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं पे मेरे पर ये आरोप न लग जाए कि ये मेरा परिचित है जिसने मैंने एडमिशन किया। उस समय भाई भतीजावाद की भावना टीचर्स में बहुत कम हुआ करती थी। वो चाहते थे कि सबके लिए एक ही पैरामीटर हो। मैं भी उससे अलग नहीं था। सारे क्राइटेरिया मेरे साथ भी हुए। मैंने इंट्रेंस टेस्ट दिया, और उसके बाद संजोग से मैं मार्जिनल लाइन पे था कि मैं पास हो गया था। जिनको सिंह उस हम लोगों की काफी उन्होंने जांची थी, तो उन्होंने बोला लड़के को आप एडमिशन के लिए ले सकते हैं। तो इस तरह मेरा एडमिशन हो गया। और चूंकि एडमिशन आपने जर्नलिज्म में ही लिया था? नहीं, वो तो मैं स्कूलिंग के 6th क्लास 6 में मैं पढ़ने गया था हॉस्टल में। तो चूंकि गांव से और शहर की मेरी दूरी करीब 60 किलोमीटर थी,
तो चूंकि डेली आना जाना संभव था नहीं, कि बस और उस समय रोड भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, काफी टाइम आने जाने में जैसा लगता था। तो पिताजी ने बोला कि तुम्हारे कॉलेज के बगल में ही हॉस्टल है, यहाँ पे तुम रह जाओ। हमने कहा कि ठीक है, चूंकि उस समय हॉस्टल के पास था, पढ़ने लिखने की सुविधाएं थी, एक हमको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। पिताजी ने बोला कि यहाँ तुम पढ़ लो, बदमाशी के अलावा सब कुछ करो तुम। तो हम लोग पढ़ते गए। फिर तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा हम लोग को एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन फाइनली हम उस माहौल में ढल गए, मजा आने लगा। क्योंकि सब तमाम बैच के बच्चे मिल जाते थे, सबका एक हम उम्र लड़के हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई की बातें, घूमने की बातें, समाज के बाहर की बातें। बंक भी मारा? बंक मारते थे ऐसे कि जैसे हम लोग की जब 4 बजे उठना था तो तमाम बच्चे क्या करते थे, जिनको नहीं है तो बाहर से रूम में ताला बंद कर देते थे। तो इससे ये मैसेज आ रहा था कि वहां पे कोई नहीं, हम लोग अंदर बैठ के सोया करते थे। अच्छा, बंक मार के आप सोते थे? नींद हाँ, पूरी करनी है। नींद पूरी करनी है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था, कभी कभार होता था। दिवाली के दिनों में हम लोग पटाखा, वार्डन सर को परेशान करने के लिए कभी कभी जो अपना बाथरूम हुआ तो वहां पे पटाखा लगाइए करे। जब वहां पहुंचे तो दूसरे बाथरूम में लग जाता था, वहां पहुंचते थे तो दूसरे बाथरूम, तो उनको हम लोग दौड़ाया करते थे। अच्छा, तो ये आप भी बच्चे थे जिनकी वजह से पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है, बिल्कुल, क्योंकि नाम बिल्कुल, नहीं आता बिल्कुल, सामने। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। सस्पेंड हुए आप स्कूल में? सस्पेंड तो नहीं हुए, लेकिन जब 10th के पास बाद में जब पहुंचा 11th में एडमिशन के लिए, तो जटाशंकर सिंह ने बोल दिया कि जितने भी शाही टाइटल के लोग हैं सब ब्लैक लिस्टेड हैं। तो हमने पूछा सर हम लोगों ने किया कि हम लोगों के तो मार्क्स भी अच्छे हैं, फर्स्ट डिवीजन हम लोग पास हुए थे, करीब 70% नंबर थे। हमने कहा सर हम लोग तो अच्छे नंबर से पास हुए। कहा ना जितने शाही बच्चे हैं सब बहुत उत्पाती हैं, मैं किसी को हॉस्टल में एंट्री दूंगा ही नहीं। तो हम लोग उस समय योगी जी शुरुआती अभी दीक्षा नहीं हुई थी, अभी उनको ये घोषित हो गया कि योगी जी हम लोग के अगले उत्तराधिकारी मटके होंगे। तो हम लोग जितने भी 6, 7, 8 लोग शाही लोग टाइटल वाले थे, हम लोग मंदिर पहुंचे और हम लोगों ने बताया कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है कि इनको शाही टाइटल की होने की वजह से हमको हॉस्टल में एंट्री नहीं हुआ है। बाद में मरकंडे सर जो जस्ट उनके बाद आए, उनके रिकमेंडेशन पे हम लोग को हॉस्टल में री एडमिशन हुआ। और इस तरह मैंने करीब 7 साल 6 to 12 वहाँ हमारा प्रताप में इंटर कॉलेज में गुजारा। अच्छा, फिर आपका स्कूलिंग के बाद मतलब ये सफर जर्नलिज्म का, कि इस गलियों में अब आपको जाना है, जर्नलिज्म के साथ आपको जिंदगी शुरू करनी है, ये कब शुरू हुआ? कब आपने सोचा ऐसा कि मेरे को अब इसी लाइन में जाना है? क्यों सोचा? क्या किसी से इंस्पायर होकर आपने ये चीज सोची थी? इंस्पायर का जैसे जब हम अपने गोरखपुर से इलाहाबाद पहुंचे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद, चूंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर गोरखपुर से बिल्कुल जुड़ा होता है, बिल्कुल अलग शैक्षणिक आपको परिवेश मिलेगा, पढ़ने निकलने वाले बच्चे मिलेंगे। जो फसादी होते हैं आप कह लीजिए कि जो थोड़ा सा शैतान बच्चों को, उनका रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप इंटरमीडिएट के बाद थोड़ा सा आपके पास मेच्योरनेस हो जाती है, अलग अलग आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। कुछ लोग साइंस ग्रुप में चले जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स ग्रुप में चले जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स ग्रुप में चले जाते हैं। तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में मेरा एडमिशन हुआ था, पहले साल मेरे को वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला, तो मैं एज ए गेस्ट सर प्रबंधा चरण बनर्जी में रहा। उसके बाद श्याम भैया के साथ में रहता था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर मेरे को हॉस्टल अलॉट हो गया और वहां पे मैं करीब 2006 तक रहा। क्योंकि हॉस्टल में हमारे तमाम साथी थे, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे और उसमें से तमाम बच्चे सिलेक्ट भी हुआ करते थे, हमारे साथ के तमाम बच्चे। कोई आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपके साथ के बच्चे से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और मतलब कभी आपका मन नहीं किया कि IAS IPS के लिए आप भी अप्लाई करें? आप भी देख रहे हैं आपके आसपास इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं। तो जैसे कहावत है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मेरे को भी तो अंदर से मन होता था कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, लेकिन इतनी टफ पढ़ाई हुआ करती थी, डर भी हुआ था कि पता नहीं अगर इस स्ट्रीम में घुसे तो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि वो दौर भी और था कि जनरल कास्ट को उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी, उतनी सीट्स भी जैसे आजकल तमाम ज्यादा सीट्स आती, उसमें सीट्स की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी। तो उसी समय हम लोग बीच में 2004 के आसपास मेरे स्वर्गीय गुरु जी थे रोहित पांडे सर, मैं उनके संपर्क में गोरखपुर आया, एक बार मुलाकात हुई, बोले कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर अभी तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम जर्नलिज्म के बारे में सोचो, क्योंकि तुमको जो तुम्हारी एक्टिविटी है तो तुम, मेरे को लगता है तुम जर्नलिज्म में कुछ कर सकते हो।
तो उनके समझाने पे, उनके गाइडेंस में मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में केवल 1 साल में पढ़ा हूँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी का मैंने क्लास किया था। क्लास करने के बाद 2004 में मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। मैंने वहाँ पे बीजेएमसी किया। उसके बाद मैं उसी साल जब कोर्स पूरा हुआ तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का मैंने एंट्रेंस दिया था। संजोग से उसमें 25 सीटें हुआ करती थी। बहुत टफ होता है उसका। हाँ, अभी वो भी उसका मेन कैंपस का एग्जाम थोड़ा टफ होता है। टोटल 25 सीटें आज तक मुझे याद है, 25 सीटें हुआ करती थी। लेडीज के लिए अलग उसमें कोटा होता था, वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं उनके लिए अलग होता। तो 9 या 10 सीटें हम लोगों को मिलती थी। उसमें मेरा एडमिशन हो गया और इस तरह पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत मेरी हो गई। शुरुआत हो गई। चलिए, यहाँ फिर कॉलेज के बाद जब ये सफर कॉलेज खत्म हुआ तो हम अब आजकल देखते हैं बच्चे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त भी आपने इंटर्नशिप की थी या फिर चैनल में, न्यूज चैनल में एंट्री कब हुई? न्यूज चैनल में एंट्री मैम ऐसे कैसे हुई थी? हुआ क्या कि हम लोग जब वहाँ पे माखनलाल में 2006 के आसपास पहुंचे तो उस समय माखनलाल में जो हम लोग जो सीनियर हुआ करते थे उस समय कैंपस का इस तरह आता नहीं था। उसके पहले की स्थिति थोड़ी सी खराब थी। खराब लगती थी, कैंपस नहीं हो रहे थे, बच्चों में बड़े अनसर्टेनिटी हुई थी। तो अंदर से लोग डरे हुए थे कि हम लोग कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हमको हमारा प्लेसमेंट हो ना हो, आगे क्या होगा। तमाम बच्चे इस बीच में ही अपना रूट भी चेंज करते थे कि कोई 1 साल पढ़ने के बाद उन्होंने छोड़ दिया कि इसका तो भाई कोई स्कोप ही नहीं। लेकिन हम लोग इस मामले में खुशकिस्मत थे कि हम लोग जब मैंने एडमिशन है तो हम लोग के वाइस चांसलर हुआ करते थे अच्युतानंद मिश्र सर। उनसे मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी क्योंकि पत्रकारिता के वो शीर्ष उस समय स्तंभ हुआ करते थे। नवभारत टाइम्स के संपादक थे, वो जनसत्ता के संपादक थे। उन्होंने अमर उजाला को वो किया था। तो सर के संपर्क में आने के बाद मेरे को ये लगने लगा कि सर से मेरा परिचय है तो हो सकता है कि मेरे को कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। फायदा ढूंढ रहे थे आप उस टाइम पर? फायदा इन द सेंस कि हर आदमी को लगता है कि सर से संबंध है तो मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर ने मेरे को मोटिवेट खूब किया कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कुछ कर सकते हो। 2006 के लास्ट 2007 के आसपास हम लोग का कैंपस आया था जी का। तो उसमें कैंपस हम लोग खुशकिस्मत थे, उसमें जी के कई वेंचर आ रहे थे, उसमें हम लोग का सिलेक्शन हुआ। रविकांत मित्तल सर थे, दिव्या वर्मा मैम थी। कैंपस आया हुआ था हम लोग के बाकाला में और हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। पहला ब्रेक मुझे जी नेटवर्क में मिला। रविकांत मित्तल सर ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। उसके बाद मैं जी छत्तीसगढ़ रायपुर चला गया। वहां से मेरे फर्स्ट जो है औपचारिक रूप से मेरी पत्रकारिता में एंट्री यहीं से हुई, जी नेटवर्क से। तो फिर उसके बाद TV9 मुंबई जी, उसमें आपका सफर शुरू हुआ। वहाँ 2 साल आप रहे जी। तो वहाँ के सफर में और यहाँ कितना अंतर था? क्या कुछ वहाँ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मुंबई एक अलग जगह, अलग शहर, जब यहाँ पर आपने चीजें इतनी सेटल कर ली थी उसके बाद वहाँ पर जाना, क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए? तो मुंबई और दिल्ली में बेसिक फर्क ये है ना, सपनों का शहर है मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने वाला शख्स भी रातों रात करोड़पति हो सकता है, अरबपति होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक वहाँ पे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जगह है, वहाँ के आसपास इस समय सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। मेरे को उस समय याद है कि जब DLF वालों ने एक्वायर किया था झोपड़पट्टियां, तो हर झोपड़पट्टी वाले को 5 करोड़ रुपया मिला था क्योंकि उन्होंने पूरी जमीन एक्वायर किया था और हर झोपड़पट्टी वाले को उन्होंने 5 करोड़, किसी को 2 करोड़, जिसके पास जितनी एरिया था उस हिसाब से। तो वो शहर बिल्कुल अलग टाइप का, वहां का थिंकिंग अलग है। हमेशा फास्ट लाइफ आपको मिलेगी, वो शहर हमेशा चलता रहता है। और वहां पे जो दूसरे शहरों की बनिस्बत वहां पे ईमानदारी बहुत है। वहां पे लोग, चूंकि हर आदमी पेशेवर होता है, अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होता है, बिजनेस माइंडेड होता है। बिजनेस माइंडेड मैं इसलिए कहूंगा कि अगर आपने उनका कोई भी मदद किया तो बदले में आपको कीमत है वो आपको मिल जाती है ईमानदारी से, बिना आपके कहे, बिना के कुछ कहे। तो आप दूसरी दिल्ली में नहीं है ऐसा? नहीं, दिल्ली में है, लेकिन मैं 2 शहरों का कंपेरिजन बता रहा हूँ। मुंबई शहर जो है आपको जस्ट लाइक, आप अगर समंदर को सोचे ना, समंदर जो आपको जब आप डूबते हैं या समंदर में जाते हो तो आपको 3 बार वो आप थ्रो आउट करता है और चौथे बार आपको अंदर वो ले जाता है। तो मुंबई शहर भी कुछ ऐसा ही। आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो वहां की लाइफ स्टाइल आपको हो सकता है कि आप भाग जाए पहली बार कि अरे मैं तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा।
दूसरी बार जाए तो हो सकता है उससे अधिक प्रॉब्लम में आप पड़ जाए, तीसरी बार में जाए तो हो सकता है और अधिक परेशानी पड़े, आपको खाने को न मिले, आपको रहने को न मिले, क्योंकि रहना खाना वहां पे बहुत बहुत महंगा है। आपको काम मिल जाएगा लेकिन रहने को नहीं मिलेगा, तो वो वहां पे बड़ी चुनौती होती है। तो ये चुनौती आपने भी फेस की उस समय? हाँ, हम लोग भी गए थे। हम लोग यहाँ पे यूनाइट टेलीविजन के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली थी। उस समय हम लोग यहाँ से दिल्ली से 5-6 लोग गए थे, तो एक चूंकि पूरी टीम थी, दिल्ली से पूरी एक टीम बुलाई गई थी, क्योंकि वो टीवी मुंबई में अपने संघर्ष कर रहा था कि नंबर 1 उनका मुकाबला है उस समय के नंबर 1 चैनल से चला करता था, और रीजनल चैनल होने के बावजूद, मुंबई बेस्ड चैनल होने के बावजूद वो टीआरपी में हमेशा नंबर 1 रहता था। लेकिन उन दिनों कुछ वहां पे बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से वहां पे टीआरपी उनकी गिरती जा रही थी, क्योंकि वहां पे मराठी लोग जो है तमाम लोग वहां पे काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी हिंदी का जो टेम्परामेंट है वो पकड़ने में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से हम लोगों को मुंबई से दिल्ली से तमाम लोगों को वहां पे मुंबई बुलाया गया, और हम लोग टीम के रूप में 5-6 लोग वहां पे पहुंचे, और उसके बाद हम लोगों ने 2 साल वहां पे काम करने का मौका मिला। काफी चीजें सीखने को मिली, मुंबई का मिजाज समझने को मिला कि कैसे भाई मुंबई हम लोग सुना करते माया नगरी है, सपनों का शहर है, और ये एक शहर कभी सोता ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये शहर वास्तव में जो कहा जाता है वैसा ही है, कि वहां पे सपने सच करने का आपको मौका मिलता है। आपको मौका इन द सेंस ये मिलता है कि आप जो चाहें, हर चीज आपको, आपके पास पूरा आसमान है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, हर चीज। आपको मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलता है। तो रंजेश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लिखने का आपको शौक है, क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी स्क्रीन पर आऊं पत्रकारिता में? जब आप घुसे पत्रकारिता में हर आदमी की बाई चॉइस होता है कि मुझे स्क्रीन पे देखने को मिले। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बताया कि मैं टीवी में काम करता हूँ, तो मेरे तमाम जानने वाले लोगों का पहला सवाल यही हुआ था, भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम चैनल में टीवी में तो कभी दिखते नहीं हो। ये सवाल हम लोगों को मतलब पिछले 15 साल से ये आज तक हम जस्टिफाई नहीं कर पाए कि भाई आप टीवी में काम करते हैं तो दिखते क्यों नहीं। ये आपको जो भी पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो भी आउटपुट की टीम हो, उनसे ये सवाल मेरे को लगता है जो भी इस मीडिया इंडस्ट्री में ये सवाल जरूर पूछा जाता है, और हर आदमी का जवाब कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि हम तो टीवी में काम करते हैं, मैं फला करता हूँ, लेकिन आज तक उस आदमी को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि भाई तुम करते क्या हो। तो एज ए चैनल जब मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम लोगों ने कहा कि जरूर इस कि तुम करते क्या हो उसको बताने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों को जान सके भाई टीवी के पीछे भी कुछ होता है। बिल्कुल। और हमारे इस हम न्यूज इंडिया के लोग की मुहिम भी ये है कि हम जो टीवी के पीछे लोग हैं उनसे भी लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। रंजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 15 साल का आपका सफर इस इंडस्ट्री में, 15 साल का सफर, क्या कुछ चैलेंजेस आपने बताए, मुंबई के चैलेंज आपने बताए, गोरखपुर के बताए, यूथ को क्या कुछ सीखना चाहिए आपसे जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरी सभी से गुजारिश है, सजेशन यही है कि आप मीडिया की चमक धमक में ना आए, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत करना पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो सकती है। आपको ये नहीं है कि आप ये भी कर सकते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि मीडिया के लिए बहुत फोकस्ड होना पड़ता है। आपको आउटपुट देना ही देना है, और आप मल्टी व्यूइंग होके, मल्टी टास्किंग होके आप सेंट्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन चाहिए आपको। अगर आपके पास ओरिएंटेशन नहीं है तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर दिन जीना है, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी निकालना है। एक दिन नहीं है कि आपने एक दिन बहुत अच्छा कर लिया तो अगले दिन आपकी चुनौती खत्म हो जाए। यहाँ पे हर डेली चैलेंजेस फेस करना है, और उसको फ्रूटफुल कुछ उस पर ले जाना है। यानी अगर हिम्मत है तभी आए इस इंडस्ट्री में। बहुत बिल्कुल यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, आपको करने के लिए कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन आप इस फील्ड में एक बार घुस गए तो आपको मजा आने लगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितना अंतर आ गया है? कितना पर्सनली टाइम दे पाते हैं आप फैमिली को? बस फैमिली को तो जो मेरी मैडम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग जैसे लोगों को झेलती हैं, क्योंकि 12 घंटा से ऊपर काम करने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ उस तरह नहीं रहती है। आपका न्यूज रूम ही एक स्टैंडर्ड फैमिली हो जाता है, उसी के साथ आपको काम करना है,
उसी के साथ आपको प्लानिंग करनी है, उसी के साथ आपको एग्जीक्यूशन करना है, जिसकी वजह से आप, अगर आपका परिवार आपको ठीक मिल गया, इस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि उस फैक्टर से मेरे को 2-4 नहीं होना पड़ता है। यानी सपोर्ट काफी ज्यादा किया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो ये थे रंजेश जी हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। अगली बार फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही पर्दे के पीछे के लोगों को आपसे मिलवाएंगे और हम न्यूज इंडिया की ये मुहिम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस फेसबुक लाइव में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत।